तो गाइस हम लोग बात कर रहे थे ग्लोबलाइजेशन के बारे में। तो अगर हम लोग बात करें अपने चैप्टर के बारे में, तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो जब हम लोग बात करें कि हमारा जो पूरी धरती है, तो पहले के समय पे हम लोग देखते थे जो ट्रेड होता था, जैसे हम लोग बात करें व्यापार होता था, तो वो क्या होता था कि अलग अलग कंट्रीज से, जैसे किसी देश के अंदर कोई सामान उगता है तो किसी देश के अंदर दूसरा सामान उगता है, तो ये लोग क्या करते थे, अपने लंबी लंबी यात्राएं तय करते थे और एक दूसरे कहाँ पे आते थे व्यापार करने के लिए। और ऐसे करके हम लोग बात करें जो ग्लोबलाइजेशन थी ये वर्क करती थी। ठीक है। पर आज के समय पर क्या हुआ है कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है। तो ग्लोबलाइजेशन का अगर आज के समय पर मतलब देखें, तो जो हम लोग बात करें कि पहले के समय पे जो टाइम लगता था, अब वो जो टाइम है वो टाइम लिमिटेशन कम हो गई है। यानी कि अगर हम लोग बात करें, अगर ग्लोबलाइजेशन की अगर डेफिनेशन की बात करें, ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन ऑफ कंट्रीज। तो अब यहाँ पे रैपिड आ गया है, क्योंकि भैया हम लोग बात करें कि अब इंटरनेट टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, हाल कल किसी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मुझे अपने अमेरिका में बैठे किसी दोस्त को फोन करना है, तो अभी हाल में अभी व्हाट्सअप कॉल करके उससे बात कर लूंगा, तो फिर रैपिडली। और अगर पहले की बात करें तो पहले क्या सालों साल लग जाते थे, महीनों लगते थे विदेश पहुंचने में। ठीक है। तो कनेक्शन ऑफ कंट्रीज, एमएनसीज आर द प्लेइंग अ मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। जो एमएनसीज होती हैं तो ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं किसमें, ग्लोबलाइजेशन में। एमएनसी मतलब क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनीज। इनको भी अभी समझते हैं, इनकी डेफिनेशन भी उतारेंगे हम लोग। ठीक है। तो पर इतना तो समझ में आ गया कि जो एमएनसीज होती हैं वो ये हेल्प करती हैं ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस को जल्दी करने में। ठीक है। और मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज इन्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज। तो भैया एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज के बीच में इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो रहा है। तो भैया इससे हम लोग बात करें, जितनी जल्दी हो सके हमारी जो मॉडर्नाइजेशन है या फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, वो हर एक देश अपना रहा है और धीमे धीमे अपने आप को विकास कर रहा है। जैसे हम लोग बात करें कि अब अमेरिका के अंदर कंप्यूटर बने, लैपटॉप बने, फोन बने, तो क्या हमने क्या उनका फोन इस्तेमाल करना स्टार्ट नहीं कर दिया, तो धीमे धीमे हमने भी अपने यहाँ प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी, हमारे यहाँ भी थोड़े बहुत बनने लगे। अब उस स्पीड में नहीं बन रहा है, पर जितनी स्पीड में वहां बन रहा है, तो चाइना हुआ, जापान हुआ, इन्होंने उनकी टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया और धीमे धीमे अपनी कंट्रीज के अंदर भी इन चीजों को क्या किया, बनाना शुरू किया, इन्वेस्टमेंट किया, टेक्नोलॉजी किया। तो ये जो मूवमेंट है ये चलता रहता है। ठीक है। तो ये बेसिक डेफिनेशन लिख सकते हैं ग्लोबलाइजेशन की। अब बात करते हैं एमएनसीज के बारे में। तो गाइस अब हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में, या फिर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस क्या होती हैं। तो भैया एमएनसीज के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो एमएनसी क्या होती है, इज अ कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री। यानी कि एक कंट्री से ज़्यादा कंट्रीज में आपका क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन यानी क्या, बनना। जैसे कि हम लोग बात करें कि अपने इंडिया के अंदर भी हम लोग बात करें, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं दूसरे कंट्रीज की। जस्ट लाइक अगर हम लोग बात करें कि बहुत सारी चीज़ें, डेयरी मिल्क वगैरह हुई और दूसरी कंपनीज हुई, तो अपने आप ही प्रोडक्शन वगैरह करती हैं। तो जैसे कि रेड बुल हुई, सोनी हुई, ये हमारी क्या मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जहाँ पे इनकी प्रोडक्शन है वो क्या होती है, अलग अलग कंट्रीज में होती है। जैसे टेस्ला हुई। अब टेस्ला अपनी अब अमेरिका के अंदर उतनी चीप लेबर अवेलेबल नहीं है जितने कि चाइना में अवेलेबल है। इसलिए जो टेस्ला है, तो उसने अपने प्रोडक्शन हाउसेज अलग अलग कंट्रीज के अंदर खोल के रखे हैं, जहाँ पे चीप लेबर, अलग अलग फैसिलिटीज जहाँ पे अवेलेबल होती हैं। जितनी सिंपल लैंग्वेज में बोध करें कि जहाँ पे सस्ता सामान पड़ जाता है, तो वहीं पे कंपनीज अपनी क्या कर देती हैं, ऑफिस खोल देती हैं, तो एमएनसीज कहलाती हैं। ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, यानी कि क्या गुण होते हैं कि हम लोग उन्हें एमएनसीज कह देंगे। तो गाइस जैसा कि हम लोग बात कर ही रहे थे कि अब हमें क्या बताने हैं, कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं। कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या होता है, गुण बताने हैं कि मल्टीनेशनल कंपनी कहलाने के लिए आपके पास क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए या फिर क्या क्या गुण होना चाहिए, तब आप मल्टीनेशनल कंपनी कहलाते हैं। तो लार्ज साइज, यानी कि बहुत बड़ा साइज होना चाहिए। तो टू बिकम एमएनसी, यानी कि एमएनसी बनने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, बिजनेस मस्ट बी लार्ज एंड मस्ट ओन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एसेट्स। तो अब यहाँ पे लिखा है कि जो बिजनेस है वो बहुत बड़ा होना चाहिए और आपके पास क्या होना चाहिए, बहुत सारे एसेट्स होना चाहिए। और एसेट्स और लायबिलिटी में अंतर बता दूं मैं आपको, क्या होता है, एसेट्स क्या होते हैं और लायबिलिटी क्या होता है, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एसेट मतलब ये होता है कि अगर मैंने, एसेट और लायबिलिटी में अंतर ये है कि अगर मैंने कोई ट्रक खरीदा या फिर गाड़ी खरीदी, और जब मैंने गाड़ी खरीद के अपने घर में रख ली है और मैं उसको चला नहीं रहा, इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो अब ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, लायबिलिटी बन जाएगा। और वही मैं जो अपनी गाड़ी थी मैं किसी को किराए पे दे दूंगा और कोई बंदा मुझे उसी गाड़ी से अर्न करके मुझे पैसे देगा। जब मेरे पास अर्निंग हो रही है तो
एसेट होता है, और जब मेरे पास कोई चीज है उससे मुझे घाटा हो रहा होता है तो वो लायबिलिटी होती है, ठीक है। तो एसेट और लायबिलिटी में ये अंतर होता है। तो अब कोई बिजनेस है आपके पास, तो उसमें क्या हो रहा है, बहुत सारा आपको अर्न हो रहा है, यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं तो उनको अलग अलग कंट्री से बहुत ज्यादा प्रॉफिट आ रहा होता है, एसेट्स होते हैं उनके पास इन टर्म्स ऑफ कैपिटल। तो या फिर उनके पास पैसा हो सकता है, या फिर पीपल हो सकता है, या फिर उनके पास टेक्नोलॉजी हो सकता है, या फिर इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो अब आपके पास हम लोग बात करें, इन चीज़ों का बहुत सारा पैसा होना चाहिए, बहुत सारे लोग काम करने चाहिए, बहुत सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि इन सभी चीज़ों का आपके पास इस्तेमाल आना चाहिए। अगर ये सब नहीं करते हैं तो आप एक एमएनसी नहीं कहलाएंगे। तो आपको एमएनसी कहलाने के लिए क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। इसके अलावा हम लोग बात करें कि अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं अलग अलग कंट्रीज के, जैसे कि हम लोग बात करें कि उन्हें क्या किस उद्देश्य से वो लोग कंपनी चलाते हैं। तो बहुत सारे ये चाहते हैं कि वो अपने आप को एक्सपेंड करना चाहते हैं अलग अलग कंट्रीज की मार्केट में, क्योंकि वहाँ पे चीप रॉ मटेरियल मिल जाए, यानी कि कच्चा सामान मिल जाए, और चीप सोर्स ऑफ लेबर मिल जाए, यानी कि कैपेसिटी उनके पास बढ़ जाए उनकी, और धीमे धीमे चीप लेबर मिल जाए वहाँ पे उन्हें, और जिससे कि उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो सके, और उन्हें क्या होगा, ज़्यादा बेनिफिट होगा। और जैसे ही ज़्यादा बेनिफिट होगा तो इसीलिए कोई भी कंपनी वर्क करती है कि उसे बेनिफिट मिले, और अपनी जो टेरिटरीज है उसको एक्सपेंड करने के लिए, क्योंकि अलग अलग मार्केट के अंदर उसे अगर एंट्री मिल जाएगी तो उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो जब बेनिफिट होगा तो कोई कंपनी क्यों वर्क करती है, अपने बेनिफिट के लिए करती है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो एक तो कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी अलग अलग उसी कंपनीज की दूसरे कंट्रीज के साथ में, और मजा भी आएगा उन्हें, और इससे क्या हो, रिड्यूस कॉस्ट हो जाएगी, और उन्हें क्या मिलेगा, चीप रॉ मटेरियल मिलेगा, ठीक है। और अपना जो मार्केट साइज है वो धीमे धीमे एक्सपेंड करना चाहती हैं। तो ये अलग अलग मोटिव्स होते हैं कंपनीज के, जिसकी वजह से हम लोग बात करें कि वो अपने आप को एक्सपेंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक अब इतना क्लियर हो गया होगा क्यों कंपनीज के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और ये भी समझ में आ गया कि एक एमएनसी कहलाने के लिए लार्ज साइज चाहिए पड़ता है, और हर एक कंपनी के हम लोग बात करें अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आई थिंक क्लियर हो गई हो तो प्लीज नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं तीसरे फैक्टर के बारे में। तो कोई बड़ी कंपनी होती है, तो जैसे हम लोग बात करें कि जब मैं छोटा था तो जब मैं नए शहर में गया पढ़ाई करने के लिए, तो फिर वहाँ पे सेटल होना पड़ता है। तो कोई भी कंट्री के लिए, कोई भी एमएनसी के लिए जरूरी होता है कि वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से ढलती है या नहीं ढलती है। तो अगर वो ढल लेती है तो फिर वो अच्छी कंपनी स्टेब्लिश कर सकते हैं अपनी। अगर अगर आप लोग नए लोगों के साथ घुलना मिलना जानना उठना बैठना सीख सकते हैं तो आपके लिए कोई नई जगह नई नहीं रहती है। तो फिर वही है कि एनवायरनमेंट के हिसाब से डिफरेंट अलग अलग एनवायरनमेंट में काम आना चाहिए, मतलब काम करना चाहिए कंपनीज को, क्योंकि अगर वो अलग अलग कंपनीज में अडॉप्ट कर सकते हैं तो हर एक मार्केट को ग्रैब कर सकते हैं। तो multinational companies operate in different environment. The political, economic, legal, cultural, socio and technological forces differ from country to country. हर एक कंट्री के अंदर अलग अलग लीगल प्रोसीजर्स होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं, तो उनके हिसाब से अडॉप्ट करना चाहिए। इस लाइक हम लोग बात करते हैं कि KFC के बारे में। तो KFC के जो मेन मेन्यू में जो बर्गर्स थे वो बीफ और पोर्क थे। तो बीफ क्या होता है, गाय का मांस होता है, और पोर्क क्या होता है, सूअर का मांस होता है। तो भैया हमारे देश में तो इससे आपको अगर 1857 की क्रांति याद हो तो 1857 की जो क्रांति थी वो शुरू ही इन दोनों टॉपिक से हुई थी कि भैया जो कार्टेजेस थे उसमें चर्बी लगी हुई थी इन दोनों चीजों की। तो हमारे यहाँ वो गाय को बहुत पवित्र माना जाता है और जो बीफ है उसे भी कंज्यूम नहीं किया सकता है। तो फिर अब KFC ने क्या किया कि इंडिया के अंदर मैक आलू टिक्की ले आए, अलग अलग प्रकार के बर्गर ले आए जो कि इंडियन कल्चर के हिसाब से अडॉप्टेड थे, ना कि अपने जो वहां पे चल रहे थे। तो भैया हमारा कल्चर ही अडॉप्टेड है ही नहीं है, तो उन्होंने अपने एनवायरमेंट के हिसाब से उसको अडॉप्ट किया तो यहाँ पे वो चल पाए। तो जो अपने जो कंपनीज या MNCs अपने आप को समय अनुसार चेंज कर लेती हैं, अडॉप्ट कर लेती हैं, तो वो कंपनीज अच्छे तरीके से और लॉन्ग रन में वर्क कर सकती हैं, ठीक है। और अगली चीज हमने क्या देखी, सेंट्रलाइज्ड ओनरशिप एंड कंट्रोल, यानी कि भैया जो कंट्रोल है, या फिर हम लोग बात करें भले ही हम लोग प्रोडक्शन अलग अलग कंट्रीज में कर रहे हैं पर जो सेंटर हैं या फिर हेडक्वार्टर्स हैं वो अपनी होम कंट्री में होते हैं। तो द ओनरशिप एंड द कंट्रोल ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी इज सेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज मतलब होता है इकट्ठा होना इन द होम कंट्री, अपना उनकी होम कंट्री के अंदर ही हेडक्वार्टर्स होते हैं। इट प्रोवाइड ट्रांसफर ओनरशिप टू लोकल पीपल इन होस्ट कंट्रीज। तो बस केवल वो केवल अपनी जो टेरिटरीज होती हैं वो एक्सपेंड करती हैं, पर सेंट्रलाइज कहाँ पे रहती हैं, अपनी एक ही जगह पे रहती हैं, ठीक है।